आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का आज के इस वीडियो में 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का 11th 12th 13 और 14 ये चारों चैप्टरों का जितने भी 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मैं यही कहूंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा 5 नंबर वाले इन्हीं चारों में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैं यही कहूंगा ना, केवल दोस्त देखने से नहीं होगा, समय आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो इसके लिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और ध्यानपूर्वक समझकर याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, अदरवाइज मैं आपको बता दूं ये तो हमने 11 से 14 तक का हम बता रहे हैं, मतलब 11 से 14 तक का। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने 1 to 5 चैप्टर का 5 नंबर वाला नहीं देखा है और उसके बाद 6 to 10 ये 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, 1 से 5 चैप्टर के 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 से 10 चैप्टर तक के 5 नंबर वाले प्रश्न नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हमने दे दिया है। वहां से फिजिक्स की, केमिस्ट्री का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सब आपका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए तो यहाँ पे अब आते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये है, ठीक है ना। तो अब एक एक करके समझते हैं। 5 नंबर वाले सभी भी प्रश्नों को हम देखेंगे। जो देख रहे हैं ना, कंसिस्टेंट ये इस बार इस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 चीजों का मैं फोटो लगाता हूं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमने बहुत बार बताया है, जो है ए मॉन्क, मतलब जो सन्यासी होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि उनमें धैर्य होता है, उनमें सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि वो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है ना, वो बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरीके की बातें होती हैं जी। यहाँ पे हमने कर्ण का फोटो लगाया हुआ है। कर्ण आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मतलब HD क्वालिटी मतलब नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट इतना आप जान लीजिए ना, कर्ण से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे अपने एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं, यही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, सबसे पहली बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है ना, 11 to 14 चैप्टर तक। सबसे पहला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण स्थापित कीजिए। ये लगभग बार आपके VBI मतलब लगभग बार ये पूछा गया है, मतलब प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ ही लेता है, 2-3 सेट में तो आपको आता ही है। तो चलिए जी, हम जानते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण क्या है, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने लिख दिया आइंस्टीन का। अब एक एक करके हम समझेंगे जी। यहाँ पे हमने लिख दिया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। चलिए, तो ये क्या है जी, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है कि जो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रकाश के संबंध में एक क्या दिया है, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है या एक समीकरण प्रस्तुत किया है जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सिद्धांत भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप समीकरण लिख लीजिएगा और बेटर रहेगा। एक समीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है ना, इस तरीके से। बात आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इतनी बात जान गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स इन्होंने बताया है, वो दोनों पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, वो याद रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। तो क्या होता है ये हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो ये जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या करता है। और एक और चीज याद रखेंगे, यह समीकरण मतलब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ठीक है ना, वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। ये 2 बातें आपको मोस्टली याद रखनी है। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गया ना। अरे भैया, हमने क्या बोला, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में, किसके संबंध में जी, लाइट के संबंध में, लाइट मतलब प्रकाश के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत किया है जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। फिर से हमने कहा कि ये जो समीकरण है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। और दूसरी बात, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की एक व्याख्या करता है। पहली बात ये हमने बता दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। दूसरा, ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे आधारित होता है। नॉर्मल सी बातें हैं, मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे।
उसके बाद अब यहां से हमारा आता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार। अब इतना तो हम समझ लिए, बट आइंस्टीन ने अपने प्रकाश वैद्युत समीकरण में कौन सा समीकरण दिया उसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने लिखा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के अनुसार। दो बातें इन्होंने कहा। सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे कोई भी एक क्या है, कण है, ये मान लेते हैं कोई कण है, ठीक है ना, जैसे फोटॉन कह सकते हैं। तो ये अगर तेजी से गति करेगा ना, ये बहुत ही तेजी से गति करता है, ठीक है, तो ये जो अति सूक्ष्म कण है जो तेजी से गति करेगा, तो इसका ये जो कण है ना, ये कण के भी भांति व्यवहार करेगा, और दूसरी बात ये तरंगों के रूप में भी, मतलब तरंगों का गुण इसमें आ जाएगा। मतलब सिंपल सा मतलब है, कण है अगर बहुत ही तेजी से, कोई भी छोटा सा पार्टिकल है वो तेजी से गति करेगा ना, तो उसका जो तेजी से जब गति कर रहा होगा तो वो कण जो वो है ना, वो कण वो तरंगों के भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब उसमें जितने गुण तरंगों में पाए जाते हैं वो सब गुण इसमें पाए जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो फोटोन होते हैं, इसलिए कहा गया कि जो प्रकाश फोटोन है, प्रकाश फोटोन के रूप में, मतलब सिंपल सी बात है कि जो प्रकाश होता है वो फोटोनों के रूप में गति करता है। मतलब इनका ये मानना है कि जैसे ये कण है, ये तेजी से, ये कण मतलब क्या है, कण मतलब फोटोन। फोटोन एक छोटा सा कण का ही पार्टिकल है, ये क्या है, फोटोन है। तो इनका ये कहना है कि जो फोटोन है वो तेजी से गति करता है, तो वो तरंगों के रूप में ही गति करता है, या हम कह सकते हैं प्रकाश के रूप में गति करता है। तो वही बात कहा गया कि प्रकाश जो है ना वो फोटोनों के रूप में गति करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फोटोन प्रकाश के रूप में गति करता है, ये भी कह सकते हैं। तो ये बातें कहेंगे। मोस्टली बात आपको एक लाइन का है, समझ गए होंगे। इतना बात समझिएगा कि कण कोई भी तेजी से गति करेगा ना, बहुत ही छोटा कण जिसे हम फोटोन कह रहे हैं, तो उसमें जो गुण आएगा वो पूरा तरंगों के रूप में गुण आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने ये बताया, ठीक है ना, कि प्रकाश फोटोनों की, मतलब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो वहां निम्न दो कार्य होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रकाश फोटोन है मतलब एक धातु का ये टुकड़ा है, ठीक है ना, एक धातु का टुकड़ा है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है होंगे ही, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही। अब जब प्रकाश फोटोन है, ये जो प्रकाश फोटोन है, इस पर मान लेते हैं सपोज दैट ये प्रकाश फोटोन है, बात को समझिएगा। जब प्रकाश फोटोन इस धातु की सतह पर आपतित होगा, ठीक है ना, इस पर आपतित कराएंगे, इस पर डालेंगे, तो निम्न दो कार्य होते हैं। जैसे ही जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश फोटोन, यहाँ पे जो प्रकाश फोटोन है, प्रकाश फोटोन है, ये क्या करता है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश फोटोन आपतित होता है ना, तो निम्न दो कार्य होगा। सबसे पहला ये कार्य होता है कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने हैं, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, मतलब गतिज ऊर्जा इसको देने में भी इसका प्रयोग होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से गति करेंगे तो वो ऊर्जा एक देगा, ठीक है ना। यही दो कार्य करता है जो है प्रकाश फोटोन। तो इतना क्या समझा कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश फोटोन आपतित होता है तो निम्न दो कार्य होते हैं। पहली कार्य कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, दूसरी बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में भी किया जाता है। तो यही बात हमने लिखा है कि प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो वहां निम्न दो कार्य होंगे। पहला कार्य क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित का मतलब निकलते हैं, ठीक है ना। दूसरा कार्य होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बात यहां पे याद रखेंगे कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो उसी को, अर्थात उसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का यहाँ पे एक जो ये होता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। कार्यफलन का यहाँ पे एक जो हम कह सकते हैं, कार्यफलन का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला एक होता है कार्यफलन का, जो कि हमने यहां पर लिखकर आपको दिखा दिया है,
ठीक है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में ना, तो एक और बात याद रखें, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो ये हमारा हो जाएगा। और याद रखेंगे जो हाफ mv² है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये हमारा 2 हो गया जी, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। समझ रहे हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन φ = h/μ0 होता है, जहां फाई क्या है, कार्यफलन है, यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक है, म्यू क्या है, देहली आवृत्ति है। यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² = eV0। इन्वर्टर में डिस्चार्ज हो रहा है क्यों भैया, लाइट तो आया था। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इतना 2 समीकरण आपने देख लिया ना। चलिए अब देखिए, अब इतना हम समझ गए, तो उसके बाद अब हम क्या ज्ञात करेंगे, समझिएगा। ये 2 समीकरण हमने देख लिया, तब हम ज्ञात करेंगे कि जो फोटोन है उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा, मतलब फोटोनों की कुल संख्या क्या होगी, ये हम ज्ञात करेंगे। मतलब फोटोनों की तब धातु की, जो धातु था, धातु की सतह पर फोटोनों की ऊर्जा, तो धातु की सतह पर फोटोनों की ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है जो है E = क्या हो जाएगा, देखिए 2 ये फोटोनों की ऊर्जा ही, एक ये है एक ये है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल हमारी ऊर्जा निकल जाएगी φ + k हो जाएगा। तो यहाँ से एक हमारा ये समीकरण मिलता है। एक और आप याद रखेंगे कि हम जानते हैं धातु की सतह पर फोटोन, मतलब एक और बात जानते हैं कि फोटोनों की जो ऊर्जा का एक होता है, ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा फोटोन की ऊर्जा, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, E = क्या होता है, hμ होता है, जहां म्यू क्या है, आवृत्ति है ओनली। ठीक है, तो ये हमारा, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, समझिएगा। अब बात यहाँ पे ये है ना कि हमें ये फोटोनों की कुल ऊर्जा ज्ञात करना है, फोटोनों की, धातु की सतह पर फोटोनों की कुल ऊर्जा। तो अब समीकरण फर्स्ट में देखिए ये E है ना, तो E की जगह पर ये हम रख देंगे, ये वाला मान समीकरण 4 का मान hμ यहाँ पे रख देंगे, फाई है, फाई का मान यहाँ से रख देंगे, k का मान ये हम रख देंगे, तो रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो समझिएगा, यहाँ पे मैं कर दूं क्या, यहाँ पे देखिएगा E = φ + k है, φ + k है। और E का मान यहाँ पे क्या दिया था जी, E का मान दिया था hμ दिया था, hμ दिया था कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। E का मान यहाँ पे देखिए, हमने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर hμ होता है, तो ये हमने लिख दिया। फाई का मान hμ0 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाई का मान hμ0 और k का मान होता है हाफ mv², ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो hμ0 है ना, ये hμ0 इसको इधर भेजते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा hμ, और ये क्या हो जाएगा hμ0, और ये क्या हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा। तो या तो हम यहीं पर ये हम रखने, यही हमारा समीकरण हो जाएगा, या इसी को हाफ mv² जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि eV0 = hμ - hμ0, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा दोनों हो गया जी, ये भी और ये भी, दोनों में से कोई भी, यहाँ तक भी रहेंगे, यहाँ तक भी, ये भी हो जाएगा। ये क्या है, आइंस्टीन का समीकरण है। प्रकाश वैद्युत
समीकरण। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है जो कि हमने यहाँ पर बताया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सा है भैया, ये 4 समीकरण आपको याद रखना है और केवल इसमें हमने क्या समीकरण 3 में इन तीनों का मान पुटअप किया है, ये हमारा यहाँ पे निकल गया है। ठीक है ना, यही हमारा आइंस्टीन का समीकरण है। आप चुपचाप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है जी। चलिए इसका भी ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए अभी तो फिलहाल मेरा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, अब परेशान ना हो, जल्दी लाइट जब भी आता है तो इन्वर्टर भी चार्ज हो जाएगा, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, अभी वीडियो थोड़ी देर के लिए कटेगा, बट आपको तो पता है कि ये जब वीडियो मिलेगा ना तो ये एक ज्वाइंट में मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, तो आगे की वीडियो अभी तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आपसे मिलता हूँ मैं। ठीक है ना, ओके जी, थैंक यू जी, नमस्ते। आगे चलिए, आगे हैं तो अब फिर से हम पढ़ लेते हैं। लाइट थोड़ी सी हमारी घर में अभी जस्ट आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो से पढ़ा देते हैं आप सभी को। ठीक है ना, चलिए ये तो पहला आपने टॉपिक पढ़ लिया है जो कि आइंस्टीन का मतलब प्रकाश वैद्युत समीकरण था, जो कि हमने देख लिया। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको हम देख लेते हैं। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो ये सभी एक में मिल रहे होंगे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज है, बट बीच में मुझे लगता है कि 45 मिनट बाद लाइट आया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर से कह रहा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। ये हमारा 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए जी, अब 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या, पहले इसको हम समझते हैं जी। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिखा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार। अब इस मॉडल के अनुसार हमें कौन सी बातें बताई गई उसको हम जानेंगे। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे बताया गया, सबसे फर्स्ट बात है कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है जी? परमाणु अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु क्या होता है? अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, गोलाकार होता है, एक गोले के आकार का इस तरीके का होता है। परमाणु अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और दूसरी बात विद्युत उदासीन होता है। ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया? दूसरी इन्होंने बात बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का जो समस्त धनावेश वह भार और इसका जो वेट होता है वो उसके केंद्र में होता है। ये जो परमाणु है ना, ये इसके केंद्र में होता है। ठीक है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नाभिक कहते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? ये हमारा परमाणु है। मतलब हमने क्या बताया कि परमाणु का ये जो परमाणु है, तो परमाणु का जो समस्त धनावेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है ना। दिख रहे हैं ये जो नाभिक है ना, वो धनावेशित होता है और उसका जो भार होता है इस परमाणु का वो केंद्र में ही होगा, जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है ना। अगला कह रहा है, तीसरा इसमें बात बताया गया कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की कोटि और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि होती है। मतलब नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 कितना होता है? -12 सेंटीमीटर। अब इस परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट इसमें यह बात बताया गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं। नाभिक है ना, इस नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? इस नाभिक के, याद रखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा नाभिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस नाभिक के चारों ओर इस तरीके का वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ठीक है ना। ये जो नाभिक आपको दिखाई दे रहा है, इस नाभिक के चारों ओर इस तरीके से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करते हुए रहते हैं। तो वही बात कहा गया कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ये एक वृत्ताकार पथ है, इस पर गति करते हैं, घूमते हैं। अगली बात यहाँ पे कहा गया, नाभिक व इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्यों गति कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक है, इस पर धनात्मक आवेश होता है। तो नाभिक धनात्मक मतलब ये धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन माइनस है और नाभिक प्लस है, तो प्लस वाला माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा।
बट यह यहीं पे रहता है। तो ये किस बल द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो जो बल है वो है विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अभी हम उधर फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट पहले ले लें, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए जी, नाभिक अब देखेंगे हम रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां हैं इसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं, मतलब निम्न सीमाएं होती हैं, निम्न कमियां होती हैं, जिसमें से हमारा पहला क्या है? क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लार्क मैक्सवेल हैं, उनका एक विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, तो इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, ये वृत्ताकार इस तरीके से होगा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा लिख लेंगे, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, बात आप समझ रहे हैं। तो वृत्ताकार, ये थोड़ा गलत है, वृत्ताकार गति करता है तो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक परमाणु है और इसके केंद्र में क्या है? नाभिक है। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, इसमें गति करते हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन गति इस तरीके से करते हुए रहते हैं, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। तो कह रहे हैं क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करते हैं, नाभिक के जब कोई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि, यहाँ पे हानि होनी चाहिए, हानि हो रही मतलब होती रहती है। ये देखिए, ये अगर तेजी से गति करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी ऊर्जा में हानि होगी कि नहीं? आपको ये एक राउंड में चक्कर लगाया जाए, आपको कहा जाए दौड़िए, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होगी कि नहीं होगी? तो उसी प्रकार उनका ये मानना था क्लार्क मैक्सवेल का कि ये अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसकी ऊर्जा में हानि होगी, ठीक है, कमी होगी, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जानी चाहिए। जैसे इसकी ऊर्जा में कमी होगी तो ये क्या होगा? इसका वेग धीरे धीरे होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस आवेश है और नाभिक पर प्लस आवेश है, तो ये नाभिक जो है इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहिए, बट ऐसा आकर्षित कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे ये नाभिक में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे एक समय के बाद, परंतु ऐसा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, यही कारण आपको बताना है। तो ये बातें हैं जी, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ये जब क्लार्क मैक्सवेल ने पूछा, तो इसका मतलब वैज्ञानिकों ने जब पूछा क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांतों को रखकर कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, तो रदरफोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था। बट अभी तो है ना जी हमारे पास, क्योंकि अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल यहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या? अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों यहां पे इक्वल होते हैं। इसी के कारण ना ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गिरता नहीं है, ये अपनी कक्षा पर ही एक स्थित, मतलब ये गति करता रहता है, क्योंकि दोनों बल बराबर होते हैं। अगर दोनों बल बराबर नहीं होते ना तो ये गिर जाता। तो ये बातें हैं जी, और भी इसके एक दो कारण है, उस पर हम ज्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे, समय कम है हमारे पास। दूसरा मतलब ये बातें पूछी गई इनकी कमियों में, तो उनके पास रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हो गया। दूसरा बात, यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब चुपचाप इससे पूछा गया कि ये बताइए पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इनके पास जवाब नहीं था, इनको मालूम ही नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ये नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में इनसे जब पूछा गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में भरे जाएंगे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए भी ये नियम फेल हो गया। ठीक है ना। तीसरा, इनकी बहुत बड़ी कमियां ये थी कि यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर सका। ये तीन इसके मोस्टली कमियां हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बेहतर। तो ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और इसकी सीमाएं। अब हमारा आता है, देखिए ये बहुत बार, मतलब हर बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं VBI, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर, ये स्तर है, ठीक है ना, ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। स्पेक्ट्रम रेखाओं के लिए लाइमर, बामर, पाश्चम की उत्पत्तियों को समझाया। इन श्रेणियों में कौन से स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में मिलते हैं। मतलब इस प्रकार है जी।
सिंपल सी बात है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए जी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही इसी तरीके से नहीं पूछा गया, कम से कम ये क्वेश्चन 10 तरीके से घुमाकर कहता है, तो आपको ये सब लिखना है, चाहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जहां भी आ जाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात किया जाए वो अगर आ गया तो आपको यही लिखना है। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है जी, इसको समझते हैं। तो बोर एक नामक वैज्ञानिक थे, तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा, बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया था, तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए सूत्र प्राप्त किया है। हाइड्रोजन के अलग अलग ऊर्जा होंगे, तो उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के लिए एक सूत्र प्राप्त किया है, जो है EN=RHC/N²। ठीक है ना। जहां पर ये देखिए, जहां पर याद रखें जो RHC है इसका मान होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, N² है तो ये N² हो गया। जहाँ पे अगर आपसे दिमाग में ये आता है कहीं क्वेश्चन कि सर यहाँ पे ये सब क्या है, R क्या है, तो मैं आप बता दूं कि जो R है ना वो है रेडबर्ग नियतांक। यहाँ पे H क्या है, प्लांक नियतांक। यहाँ पे C क्या है, प्रकाश की चाल। चाल कहें या हम वेग भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है जी। N क्या है, N है क्वांटम संख्या। सही बात है। तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। मतलब EN=RHC/N² होता है, जहाँ RHC का मान होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N² है तो N² हमने लिख दिया है। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। मतलब बोर ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जाओं स्तरों, मतलब ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं के लिए एक सूत्र दिया है, जो है ये है। ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अब इसमें एक बात इन्होंने बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो बातें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये बताया गया, जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा दिया जाता है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, समझिएगा हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन को, देखिए हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है, अगर इसको हम बाहर से, अगर हम मान लेते हैं इसको ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से हम ऊर्जा देते हैं, तो जैसे ही हम इसको बाहर से ऊर्जा देंगे ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। इसके जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे। मतलब नहीं कहते हैं कि, हम कह सकते हैं बहुत ही गति करने के, मतलब इनका उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है ना, ये बातें हैं। ठीक है। तो ये बातें हैं जी, जब हाइड्रोजन परमाणु को, जैसे नहीं कहते उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या, मान लेते हैं आपके पास पैसे नहीं है और तुरंत आपके पास पैसे आ जाए तो भैया ये खरीद ले, ये खरीद ले, इस तरीके से होता है। आप समझ रहे हैं ना, वही उसी को मतलब मोस्टली उत्तेजित अवस्था यहाँ पे बात कहा गया है। तो मतलब हाइड्रोजन परमाणु है, तो जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से हम ऊर्जा देते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे, जिसके कारण ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे किसी कक्षा में आ जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का अगर मैं फिगर बना दूं तो ये नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं, और इस कक्षा में मान लेते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही हमने इसको बाहर से ऊर्जा दिया ना, तो ऊर्जा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ दिया, और दूसरे किसी का इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोई परमाणु है तो उसकी कक्षा में ये प्रवेश कर लेता है, यहाँ पे ये प्रवेश कर लिया। ठीक है। परंतु याद रखेंगे, परंतु 10⁻⁻8 सेकेंड पश्चात फिर से वो अपनी कक्षा में लौट आता है, परंतु बहुत ही कम समय के बाद ही, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद ही पुनः ये अपनी कक्षा में वापस लौट आता है। ठीक है ना। तो लौट के आ जाता है, तो इस घटना से एक श्रेणी प्राप्त होता है, जिसे स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। अब इस घटना से एक हमें ये श्रेणी प्राप्त हुआ कि नहीं, ये एक लाइन प्राप्त हुआ, इसी को श्रेणी कह रहे हैं। तो इस श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया ना। यहां से हमने बोल कर ये एक एक करके समझाया है।
एक बार और मैं समझाते रहूं। देखिए हाइड्रोजन, समझिएगा एक बार बता रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा देने पर हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण ये अपनी कक्षा छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं, परंतु 10⁻⁻8 सेकेंड पश्चात ये पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं। इस घटना से हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतना बेसिक बात आपको लिखना पड़ेगा। अब जो स्पेक्ट्रम श्रेणियां होती हैं, इसका तो परिभाषा आपने समझ लिया। स्पेक्ट्रम श्रेणियों के बहुत सारे प्रकार हैं, उनको हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे भी कहा गया कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की लाइमन श्रेणी, बामर, पास्टम श्रेणियां क्या होती है, पूरा एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अब उसको हम एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला आता है स्पेक्ट्रम श्रेणियों के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है लाइमन श्रेणी, दूसरा होता है बामर श्रेणी, तीसरा होता है पास्टम श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो समझिएगा सबसे पहले लाइमन श्रेणी क्या है। लाइमन के अनुसार देखिए, ये लाइमन है, बामर है, पास्टम है, ब्रैकेट है, फुंड है, ये सभी वैज्ञानिकों का नाम है, ठीक है ना। बस श्रेणी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। जैसे इसकी जो लाइमन श्रेणी का खोज किसने किया? लाइमन नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो लाइमन श्रेणी, तो लाइमन के अनुसार, लाइमन एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से, यहाँ पे स्तर होगा, ठीक है ना, जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर n=1 में प्रवेश करते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइमन श्रेणी कहते हैं। मतलब बात को समझिएगा, यहाँ पे इस फिगर को ये बनाना पड़ेगा आपको भी, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही ये फिगर है। देखिए ये हमारा लाइमन श्रेणी है, ये बामर श्रेणी है, ये पास्टम श्रेणी, ये ब्रैकेट श्रेणी, ये फुंड श्रेणी है। यहाँ पे एक ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये n=1 मतलब क्वांटम संख्या है, n=1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से अनेक लाइन है, अंत में हमने अनंत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्वांटम संख्या अनंत तक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यही कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जब, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। देखिए ये हमारी जो तरंगे हैं, ये हमारा सबसे उच्च ऊर्जा है, उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से क्या, प्रथम ऊर्जा स्तर n= ये प्रथम ऊर्जा स्तर है। तो जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक से देखिए ये हमारा, फिर से हम बामर श्रेणी की अगर परिभाषा कहें तो आप क्या कहेंगे कि जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर, देखिए n=2 है ना, द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो इससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। तीसरा आ गया ये, तो देखिए ये भी उच्च ऊर्जा स्तर है, तो हम क्या कहेंगे कि जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो इससे एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम पास्टम श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार जब चतुर्थ ऊर्जा स्तर में पहुंचेंगे तो ब्रैकेट श्रेणी, पांचवें जो ऊर्जा स्तर में पहुंचेंगे तो इसे फुंड श्रेणी कहेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए लाइमन के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर मतलब n=1 में प्रवेश करते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे लाइमन श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1/λ ये पहले का लाइमन श्रेणी का जो क्या है फॉर्मूला है, 1/λ r 1/1² माइनस 1/n² हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जिसको याद रखेंगे। यहाँ लेमडा क्या है? तरंगदैर्घ्य है, आर क्या है? रेडबर्ग नियतांक है, ये एन क्या है? तो यहाँ पे ये याद रखेंगे, प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है ना, तो कभी भी एन का जो मान होगा वो 1 नहीं होगा, 2 से लेकर मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से अनंत तक हो जाएगा, बट 1 नहीं होगा। इसी प्रकार बामर श्रेणी का मतलब जब बामर के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर n= मतलब द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं।
अब द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया ना तो 1/λ इक्वल टू r 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 1/n स्क्वायर। अब n का मान कभी भी 1 और 2 हम नहीं लेंगे, अब आगे लेंगे, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये बातें हैं जी। यहाँ पे स्तर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग जो मिस्टेक है ये आप समझ रहे हैं तो सुन रहे होंगे तो इसको सही कर लीजिएगा आप, उतना विशेषकर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कमियां निकालने वाली तो बहुत है दोस्त, बट मोस्टली जो कमियों को मतलब देखकर और मतलब ये हो सकता है, देखिए टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो अब मैं देख रहा था कि जैसे कि मेरे गांव में एक भैया हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, तो वो मतलब ऐसे कह रहे थे कि वो हिंदी लिख रहे थे तो थोड़ा सा गलत था, तो मैंने उनसे मुझसे नहीं, मैं मतलब थोड़ा सा किसी से कहे थे, मेरे भाई से भी कहे थे, तो वो हमसे बता रहे थे अदरवाइज, तो मैंने सुना तो मैंने कहा कि देखिए भैया ये बात है ना कि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारे टॉपिक अब मान लेते हैं इसी में देख रहे हैं कितना लिखना है, सब कुछ मुझे ही करना है, तो टाइपिंग में तो हिंदी में लिखने में ठीक है, लैपटॉप से सब करना होता है एडिटिंग, तो उसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो उसका विशेषकर कोई वो नहीं है, बट फिर भी वो कह रहे थे तो मैंने सुना। कमियाँ निकालने में तो लोग मतलब हैं, ठीक है, ये मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप कम से कम वो चीज़ों पर ध्यान दें। अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ जितना कम हो सके, पर फिर भी कहीं गलती आपको अगर दिखाई दे ना ऐसे कि मतलब थोड़ा सा कहीं टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप समझ तो रहे हैं ना, मोस्टली आपको समझ में आनी चाहिए, ये बातें होती हैं दोस्त, समझ रहे हैं ना, ठीक है जी। अगला आता है पाश्चम श्रेणी। तो पाश्चम के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर n=3 में प्रवेश करते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे पाश्चम श्रेणी कहते हैं। अब ये 1/λ r 1/, देखिए तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया है तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कर दिया 1/n स्क्वायर, जहाँ n क्या है क्वांटम संख्या है, तो यहाँ पे तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर लिया ना, तब 3 तक नहीं लेंगे, अब 4 लेंगे, 5 ले सकते हैं, इस तरीके से अनंत तक हम ले सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी ब्रैकेट के अनुसार, ठीक है ना, जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे n= हम क्या लिख देंगे, n= चतुर्थ में प्रवेश कर लिया तो इसका मतलब 5 से 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, इस तरीके से अनंत तक ले सकते हैं, ठीक है जी। अंतिम आता है फुंड श्रेणी। जब मतलब फुंड के अनुसार जब तरंगे उच्च ऊर्जा स्तर से 5वां ऊर्जा स्तर n=5 में प्रवेश करते हैं एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे फुंड श्रेणी कहते हैं। 1/λ r 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n= क्या हो जाएगा, n=6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरीके से अनंत तक हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहली बात आप इसका पहले फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। ये आपको ये लिखने के बाद वो फिगर आप बना लीजिएगा, इसको भी ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। ये थोड़ा सा आपको साइड में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उसका थोड़ा सा आप बोला तो हूँ तो आप सुन ही रहे होंगे तो उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला हमारा तीसरा, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है समस्थानिक संभारिक को क्या उदाहरण देते हुए समझाइए। मतलब यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक, यहाँ पे देखिए सम न्यूट्रॉनिक ही लिखा गया है, न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। अब सही है, तो सम न्यूट्रॉनिक को भी समझाइए। तो चलिए हम समस्थानिक संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक को हमें समझाना है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। ये हमसे देखिए 5 नंबर में भी ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, मैंने देखा। अब ये 3 नंबर में भी पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 नंबर में भी मुझे लगता है ये कराया है हमने, बट फिर भी 5 नंबर में पूछा गया है तो करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, समझिएगा, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है जी। मतलब परमाणु क्रमांक तो समान होगा परंतु परमाणु भार अलग होगा, उसे समस्थानिक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लेते हैं, 1H1 1H2 1H3, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 1H1 1H2 1H3 है, तो हाइड्रोजन के ये हमारे क्या है, 3 समस्थानिक है। इसे प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूट्रियम कहते हैं, इसे ट्रिटियम कहते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर आप देखें, हम इतनी बेसिक बात है ये जानते हैं कि नीचे वाला जो होता है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला 1 2 3 दिखाई दे रहा है, इसे परमाणु भार कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया, नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार कहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, दिख रहे हैं ना, परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु भार देख रहे हैं 1 है 2 है 3 है, तो परमाणु भार अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे तत्व, ये तत्व ही तो है हाइड्रोजन के, तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है। अगला हम दूसरा दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का कितना होता है जी, 17 होता है ना, तो 17 हो जाएगा और इसका परमाणु भार 35 होता है। एक और होता है क्लोरीन का ही समस्थानिक जो है 17 और 37 हो जाएगा। तो ये क्लोरीन का 2 हमारा क्या है, समस्थानिक है, जिसमें परमाणु क्रमांक समान परमाणु भार अलग अलग होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा जी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, ठीक है। अगला आता है समभारिक। समभारिक क्या है जी, तो वे तत्व जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उसे हम समभारिक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि परमाणु क्रमांक तो समान है, परमाणु भार अलग अलग है। जैसे एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो जैसे आर्गान हो गया, पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। आर्गान का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है परमाणु क्रमांक और कैल्शियम का 20 होता है। आर्गान का क्या होता है, 40 होता है परमाणु क्रमांक, पोटेशियम का भी 40 होता है और इसका कैल्शियम का भी 40 होता है। तो अगर आप देखना चाहें, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए। हमने क्या बताया कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका 18 है, 19 है, इसका 20 है, परंतु परमाणु भार अलग समान है कि नहीं, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। तो हम यही कह रहे हैं कि आर्गान का एक हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना, संभारिक ये सब लिए गए। तो वे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उसे हम समभारिक कहते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जी, आसानी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अगला आता है समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होंगे परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं आपको, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, क्लोरीन हो गया, आर्गान हो गया और पोटेशियम हो गया, ये 3 को ही हम लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, आर्गान का 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। क्लोरीन का कितना होता है जी, 37 होता है परमाणु क्रमांक, इसका कितना हो जाएगा, आर्गान का 38 होता है और पोटेशियम का क्या होता है, 39 होता है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है, ये क्लोरीन का एक हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे सबका ये समस्थानिक ही है, बट अब हमें इसको समन्यूट्रॉनिक के लिए तीनों एग्जांपल एक साथ हमने लिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन का देखिए परमाणु क्रमांक 17 है, 18 है, 19 है, ये सबका देखिए नीचे वाला भी अलग अलग है, परमाणु क्रमांक भी, परमाणु भार भी सबका अलग अलग है। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं, देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अलग अलग होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या हम देखेंगे तीनों में क्या इक्वल है, तो देखिए हम यहाँ पे निकाल के भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए न्यूट्रॉनों की अगर हमें संख्या निकालना है ना, न्यूट्रॉनों की अगर संख्या निकालना है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को 37 माइनस 17 कर देंगे। तो 37 माइनस अगर हमने 17 किया तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो मतलब क्लोरीन में परमाणुओं की न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। अब इसमें भी देख लेते हैं आर्गान में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो 38 माइनस 18 ये भी क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। फिर से पोटेशियम में हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 39 माइनस 19 हो जाएगा, 39 माइनस 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये भी हमारा 20 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा 20 20 20 हो गया थे। तो ये दिख रहे हैं ना, सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 20 20 ही आ रही है। इसका मतलब कि न्यूट्रॉनों की संख्या इन सभी में इक्वल है, तो ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक। एक स्टूडेंटों का कंफ्यूजन ये आ सकता है, आता भी है मोस्टली मैं देखता हूँ, जैसे वो कह सकते हैं हमें कि सर आर्गान का यहाँ पे आप 38 परमाणु भर लिखे हैं, यहाँ पे आर्गान का आप 40 लिखे हैं। तो देखिए आर्गान भी एक समस्थानिक ही है, ये सभी का जो तत्व लिए हैं ना, ये अलग अलग समस्थानिक हमने लेकर यहाँ पे सबका बताया हुआ है, ठीक है ना। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि समस्थानिक देखिए क्लोरीन का 35 भी होता है, 37 भी होता है, तो हम चाहते तो 35 भी ले सकते थे, बट हमने 37 से ये वाला समस्थानिक लिया क्योंकि हम जानते थे यही 3 लेंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल होगी। तो उस तरीके का हमें एक समस्थानिक को यहाँ पे लेकर अब सम न्यूट्रॉनिक को प्रूव करना था। बात समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत बेहतर जी। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से ना ये मतलब फिक्स है, यहां से जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना ये फिक्स है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, 100% मैं कह रहा हूं 100%, इसको 1-2%, 90%, 95% 100%। अब से ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये तीनों में से एक ना एक फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। पीएन संधि डायोड के लिए देखिए यहाँ पे कह रहा है अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति की अवस्था का परिपथ चित्र खींचिए। अब पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनति पूछा जा रहा है। सबसे पहले पीएन संधि डायोड की अभिनति, सबसे पहले अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनति की अवस्था हम जानेंगे। पहले हम ये जाने कि पीएन संधि डायोड की अभिनति क्या होता है, तब ना अग्र अभिनति या उत्क्रम अभिनति के बारे में जानेंगे। तो समझिएगा, पीएन संधि डायोड की अभिनति हमने लिख दिया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ देने के तरीके को पीएन संधि डायोड की अभिनति हम कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं, मतलब समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये हमारा देखिए ये एक छोटा सा ये एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पी संधि, मतलब पी संधि नहीं पी भाग है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत कर दिया गया है, ठीक है जी। ये हमारा P भाग है, ये हमारा N भाग है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये हमारा P भाग है और ये हमारा N भाग है, ठीक है ना, समझिएगा। तो ये एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसको हम P भाग कहते हैं, ठीक है ना। और ये एक छोटा सा हमारा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये N भाग है। जो देखिए P जो हमारा अर्धचालक होता है, तो P में ना जो क्या होता है, P में कोटर होते हैं। यहाँ पे गोल गोल जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोटर है, कोटर, ठीक है ना। और जो कोटर होते हैं वो उस पर प्लस आवेश होता है, तो इसका मतलब इस पर क्या है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। और जो N भाग होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब P भाग को और N भाग को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ने के ही तरीकों को हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये दोनों परमाणविक ऊर्जा स्तर पर ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, देख रहे हैं ना, ये जुड़ गए हैं आपस में। तो इसी को हम दोनों को P और N, जब दोनों P भाग N भाग जुड़ गए हैं तो इसी को पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब Pn, अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड। तो जब पीएन संधि डायोड को एक विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ हमने देखिए जोड़ दिया है, तो विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ देने के तरीके को ही हम पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। देख रहे हैं ना, P भाग को देखिए हमने धन टर्मिनल से जोड़ा है और N भाग को हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड की अभिनति कहेंगे। तो परिभाषा आप कह ही सकते हैं कि जब पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ देने के तरीके को पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब हमने पीएन संधि डायोड की अभिनति जाना, अब हम जानेंगे कि पीएन संधि डायोड की अभिनति के प्रकार। तो पीएन संधि डायोड की अभिनति के 2 प्रकार होते हैं जी। कितने होते हैं, 2 प्रकार, 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार। अब वो 2 प्रकार होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे होता है, जो क्या होता है, अग्र अभिनति या अग्रदिशीक। अग्र अभिनति कहें या अग्रदिशीक कहें, तो इसका मतलब क्या होगा समझिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसके बाद परिभाषा पढ़ूंगा। देखिए ये हमारा पीएन संधि डायोड ही तो है, पीएन संधि डायोड है,
ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जब पीएन संधि डायोड को हम देख रहे हैं एक विद्युत वाहक बल के स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो हम इतना जानते हैं ये जो बड़ा वाला एक डंडा होता है ये धनात्मक होता है और ये छोटा वाला डंडा होता है वो ऋणात्मक होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल या बैटरी के हम किससे धन टर्मिनल, ये टर्मिनल कहते हैं, धन टर्मिनल से जोड़े देते हैं, तथा एन भाग जो एन भाग है इसको सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ दिया जाता है तो उससे अभिनति को हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं, अग्र अभिनति या अग्रदिशी कहते हैं। समझ में आ गया। मतलब पीएन संधि डायोड का जो पी भाग है यदि धन टर्मिनल से जुड़ा हो और एन भाग है वो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है ना। तो वही बात लिखा गया है कि ऐसा अभिनति मतलब एक ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को, पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उसे अग्र अभिनति कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे, ये फिगर आप बना लेंगे। ठीक है ना। अब जस्ट इसके अपोजिट इसमें होता है। अच्छा एक और बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए हमने पी भाग को धन टर्मिनल से जोड़ दिया और एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। आगे आपको समझने में दिक्कत ना आए इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे समझ जाइएगा। देखिए इसको हमने धन टर्मिनल से जोड़ दिया है, इसको हमने ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये धन है, इस पर हम जानते हैं कोटर है तो कोटर पर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है और ये बड़ा वाला डंडा है ये भी धनात्मक है। तो ये वाला बड़ा वाला डंडा इस कोटर को प्रतिकर्षित करेगा मतलब दूर हटाएगा। तो दूर हटाएगा तो इसका मतलब ये जो कोटर है वो वास्तव में इधर गति करेंगे, वास्तव में इधर जस्ट अपोजिट गति करेंगे कि नहीं। अब देखिए अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हमने ऋणात्मक से जोड़ दिया, आप जानते हैं इस पर भी माइनस इस पर भी माइनस, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला जो सेल है ना ये इसको इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में इधर गति करने लगेंगे। ठीक है ना। तो जब गति करेंगे ना तो ये जो हमारा जो ये वाला लाइन है, ठीक है ना, अवक्षेप जो ये परत है ये टूट जाता है। ठीक है ना। जिसको रोका हुआ होता है इलेक्ट्रॉन और कोटर को अलग अलग किया होता है, ये अवक्षेप परत टूट जाता है। जैसे ही टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो वास्तव में इधर, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर गति करने लगेंगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगती है, इसी कारण धारा जो है ना इस रूट से बहने लगता है। मतलब क्या इससे हमें जानने को मिला, याद रखेंगे कि अग्र अभिनति के नोट्स में आप याद रखेंगे कि अग्र अभिनति में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अग्र अभिनति या अग्रदिशी की स्थिति में ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है ना। अब देखिए उत्क्रम अभिनति क्या होता है। उत्क्रम अभिनति या हम कह सकते हैं कि पश्च दिशी भी कहते हैं। अब इसमें जस्ट इसके अपोजिट काम करते हैं। इसमें हम पी भाग को ना सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इस अभिनति को हम उत्क्रम अभिनति कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा मतलब जब किसी ऐसे अभिनति मतलब ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल तथा एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। वही बात लिखा गया है, जब किसी ऐसे अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल तथा एन भाग को सेल के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो उसे उत्क्रम अभिनति कहते हैं या क्या कहते हैं, पश्च दिशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहते हैं जी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस पर तो हम जानते हैं कोटरों पर प्लस आवेश होता है और ये माइनस से जोड़ दिए तो ये कोटर इधर गति करने लगेंगे। ठीक है ना। इधर गति करते हुए इस पर आके चिपक जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको धन से जोड़ दिया तो ये प्लस वाला इसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन वास्तव में इधर गति करेंगे तो ये आकर ये बड़े वाले डंडे पर चिपकेंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो अवक्षेप परत है ये टूटेगा नहीं और जब अवक्षेप परत नहीं टूटता है ना तो इसी कारण इसमें विद्युत धारा मतलब नहीं प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है।
वास्तव में तो होती तो है बट नाम मात्रा में होती है ये वास्तव में, बट किताबी भाषा में नहीं होती है, ऐसा समझिए। बट प्रैक्टिकली अगर करेंगे ना तो होती तो है पर बहुत ही नाम मात्रा में होती है। तो इसमें नोट्स में आप क्या लिखेंगे कि उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना। उत्क्रम अभिनति में देख लीजिए, उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अग्र अभिनति में धारा प्रवाहित होती है। ये बातें आपको आगे अभी हम बताएंगे तो याद पड़ेगा आपको। स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप इसका ले लीजिए, चलिए इसका ले लीजिए, ठीक है ले लिए होंगे ना, इसका भी ले लीजिए। ये एक क्वेश्चन आपका फिर से ये कंप्लीट हो गया। चलिए जी बेहतर। नेक्स्ट अब देखिए, अब उत्क्रम अभिनति अग्र अभिनति जो बात कर रहे थे, अब ये हमारा इसमें काम आएगा। लीजिए अब फिक्स में कह रहा हूं 100% सुन लीजिए। ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं कि पीएन संधि डायोड के उपयोग करके अर्ध तरंग डिस्टिकारी, यहां पे देख लीजिए अर्ध तरंग डिस्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए, इसकी कार्यविधि समझाइए। परिपथ अर्ध तरंग डिस्टिकारी ये एक है, एक इसके बाद यहां पे हम दिखा दे रहे हैं, एक है पूर्ण तरंग डिस्टिकारी। पूर्ण तरंग डिस्टिकारी, बस यहाँ पे यही दो अंतर है। यहाँ पे पूर्ण तरंग डिस्टिकारी कहेगा या कह सकता है आपसे अर्ध तरंग डिस्टिकारी। इन दोनों में से फिक्स है कि एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कौन सा आएगा ये मुझे नहीं पता, इसके लिए आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा। आसानी तरीके से हम आपको तैयार कराएंगे, परेशान ना हो। अदरवाइज केवल मैं यही कहूंगा, यदि आपको अभी तक वीडियो देख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, तब जाकर मैं कहूंगा, यदि आपको लगता है आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, कुछ अच्छा यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तब जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों, कौन करेगा सपोर्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, इस चैनल के बारे में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तो 5 नंबर वाला है, देखिए ये 11 से 14 तक का चैप्टर का है। इससे पहले के 10 चैप्टरों का यदि आपने नहीं पढ़ा, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। फिजिक्स का सबसे पहले 2 नंबर वाले 3 वीडियो मिलेंगे, फिर से 3 नंबर वाले भी मिल जाएंगे, फिर से 5 नंबर वाले। तो पहले फिजिक्स का पढ़ लीजिए, फिर से नीचे ही केमिस्ट्री का भी हमने लिंक दिया है, तो वहां से केमिस्ट्री की भी स्टडी कर लीजिए। कितना बेहतर है जी, आराम से सभी 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले अपनी स्टडी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग डिस्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए, पूरी कार्यविधि हमें बताना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग डिस्टिकारी। अब अर्ध तरंग डिस्टिकारी क्या होता है पहले ये हम समझेंगे जी। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अर्ध तरंग डिस्टिकारी प्रत्यवर्ती, यहाँ पे प्रत्यवर्ती रहेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है। मतलब ना अर्ध तरंग डिस्टिकारी होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, ठीक है ना। अल्टरनेट जो करंट है उसको डायरेक्ट करंट में क्या करता है, चेंज कर देता है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि अर्ध तरंग डिस्टिकारी प्रत्यवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है, मतलब बदलता है, यही इसका कार्य है जी, ठीक है ना। अगला अब हम जानेंगे कि अर्ध तरंग डिस्टिकारी का परिपथ की बनावट। अब अर्ध तरंग डिस्टिकारी यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, तो इसकी बनावट क्या है ये हम जानेंगे जी। तो समझिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना पढ़ के पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे एक ये आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, एक इधर वाला भाग दिखाई दे रहा होगा। पहली बात, इधर वाला जो भाग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी एक कुंडली लगा हुआ है, तो इसी को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राइमरी। तो इसीलिए पी हमने लिख दिया है, मतलब प्राथमिक कुंडली है। अब प्राथमिक कुंडली को अगर देखेंगे तो एक हमने एसी मतलब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया है, जहां से निवेशी वोल्टता मतलब धारा हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। ये बातें हैं जी, समझ रहे हैं ना। प्राथमिक कुंडली है जिससे हमने प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से या निवेशी वोल्टता से हमने जोड़ दिया है, ठीक है ना। अब प्राथमिक कुंडली के पास ही एक दूसरा कुंडली है, ठीक है ना, द्वितीय कुंडली है, ठीक है ना। और द्वितीय कुंडली में हमने देखिए यहाँ पे हमारा ये जो देखिएगा पीएन संधि डायोड जब पढ़ेंगे ना तो उसका प्रतीक चिन्ह होगा, तो वहां पे ऐसे दिखाया जाता है। पीएन संधि डायोड के इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पे ये जो तीर का चिन्ह ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हम P भाग कहते हैं। और ये एक रेखा जो दिखाई दे रहा है, इस रेखा को हम N भाग कहते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों को हम PN संधि डायोड, PN संधि डायोड कहते हैं, जिसे हमने D1 से प्रदर्शित, D से प्रदर्शित करते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये हमारा क्या है, P भाग है, ठीक है ना, ये हमारा P भाग है, और ये एक बड़ा सा डंडा है वो N भाग है, ठीक है ना। P वाला प्लस होता है, N वाला माइनस होता है, ये बात आप जानते ही होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, D कहेंगे, मतलब PN संधि डायोड कहेंगे। तो हमने क्या समझा कि ये जो द्वितीय कुंडली है इसको एक PN संधि डायोड से और उसके साथ साथ एक यहाँ पे देखिए प्रतिरोध है जो है R, तो एक प्रतिरोध से हमने जुड़ा हुआ है। मतलब मोस्टली आप समझिए कि प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़े हैं और द्वितीय कुंडली को एक PN संधि डायोड और प्रतिरोध से जोड़े हुए हैं। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, मतलब ये ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग होता है इस कुंडली का। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली जो P है उसको प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़े हैं, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़े हैं, तथा द्वितीय कुंडली S को, तथा द्वितीय कुंडली जो S है S को PN संधि डायोड और प्रतिरोध से जोड़े दिया जाए तो, प्रतिरोध से भी जोड़ दिया जाए तो निर्गत जो वोल्टता है वो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न होता है। निर्गत जो वोल्टता है वो ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर देख रहे हैं ना, उत्पन्न होता है जो है CD। समझ रहे हैं? तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये फिगर से आपको ये समझना है। अब हमें ये जानना है, ये समझिएगा, अब हमें ये जानना है इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है जी। देखिए हमने इतना सब लिखा हुआ है ना, देखिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले उसको अगर याद करना है उतना बड़ा, तो यहाँ पे समझने पे फोकस कीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए जब निवेशी प्रत्यवर्ती बोलता है मतलब AC करंट है, तो जैसे ही हम यहाँ से करंट देते हैं तो करंट भी हम देंगे ना, तो वास्तव में करंट इस तरीके से ही गति करता है, ठीक है ना। तरंगों के रूप में ये अल्टरनेट करंट होता है, इस तरीके से ही गति करता है, इस तरीके से जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर इसका एक चक्कर हो गया, फिर से यहाँ तक जब कंप्लीट करेगा तो ये दूसरा चक्कर हो गया। तो देखिए इतना बात सब बेसिक जानते होंगे कि ये ऊपर गया तो ऊपर वाले को धनात्मक लेते हैं, पूर्णीचे वाले को माइनस लेते हैं। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक गया ना तो ये आधा चक्कर हुआ, फिर से यहाँ से यहाँ तक गया तब ये पूर्ण चक्कर एक हुआ। तो हम यही कह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ से धारा प्रवाहित किया तो आधा चक्कर पहले होगा, अर्ध चक्र। तो जब प्रत्यवर्ती धारा, समझिएगा हमने ये कहा कि जब प्रत्यवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में, पहले धनात्मक अर्धचक्र होगा तो प्रत्यवर्ती धारा जो AC यहाँ पे करंट है, तो प्रत्यवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में ये जो प्राथमिक कुंडली है, तो जब प्रत्यवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली के पास रखे ये जो द्वितीय कुंडली है, जैसे होता क्या है, जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण ये इसके पास ही ये द्वितीय कुंडली है तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो ये द्वितीयक हमारा कुंडली है, तो द्वितीय कुंडली का AB जो सिरा है, तो AB सिरा के सापेक्ष क्या होता है, A जो होता है वो धनात्मक हो जाता है और जो B होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। AB के सापेक्ष क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो जैसे ये धनात्मक हुआ तो अब इसमें ऊपर धारा धनात्मक प्रवाहित होगी, तो देखिए पहले P से धनात्मक होगा। तो जब ना हम इतनी बात बेसिक जानते हैं कि जो P भाग होता है, बात समझिएगा, ये P भाग था, ये N भाग था। तो हमने जब सेल या बैटरी जोड़ा था तो इस तरीके से जोड़ा था, अभी अग्र अभिनति पढ़ा था, तो उसमें P भाग को हमने सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा था और N भाग को ऋण टर्मिनल से। तो वो किस तरीके का, ये जो डायोड था वो कौन से अभिनति में था, वो अग्र अभिनति में था, अग्र अभिनति में था कि नहीं। अग्र अभिनति में क्या होता है, विद्युत धारा जो I होती है वो प्रवाहित होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्लस जब आवेश है तो प्लस वाला देखिए ये P वाला है ना, तो P से जुड़ा है, तो जब P से जुड़ गया है और देखिए यहाँ पे N है, तो ये अगर आप देखेंगे इधर तो ये ऋण से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो डायोड है ना, ठीक है, ये कौन सा अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा। अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिरोध का जो सिरा है CD सिरा, इससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी।
तो यही बात यहाँ पे देखिए मोस्टली बताया गया है। क्या बताया गया है, देखिए कार्यविधि में कि जब निवेशी प्रत्यवर्ती बोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। मतलब हमने ये कहा, क्या बताया हमने कि हमने यही बताया कि जब प्रत्यवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली, मतलब प्राथमिक कुंडली के पास रखा जो द्वितीय कुंडली है, तो द्वितीय कुंडली का AB सिरा के सापेक्ष क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण अब क्या होता है समझिएगा, तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण प्रतिरोध CD के सिरा से धारा प्रवाहित होती है। यहां तक समझिएगा। हमने क्या बताया, जैसे ही धनात्मक हो गया तो पीएन संधि डायोड है वो अग्र अभिनति की स्थिति में होगा, जिसके कारण प्रतिरोध जो CD सिरा है इससे क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा, इससे निकलने लगेगी। ठीक है ना, इतनी समझ गए। फिर से यहाँ पे क्या कह रहा है, तथा जब प्रत्यवर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में, अब समझिएगा यहाँ पे समझिएगा, अब जैसे ही फिर से अब हम प्रत्यवर्ती बोल्टता के जैसे ही ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तो ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का जो AB सिरा है, तो AB सिरा में ना ये वाला फिर से, अब द्वितीय कुंडली का जो AB सिरा है वो अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला वास्तव में माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही ये माइनस हुआ तो अब देखिए माइनस हुआ तो ये जो पीएन संधि डायोड है, तो देखिए P भाग माइनस से जुड़ा है, जब ये माइनस से जुड़ा होता है तो इसका मतलब अब उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा, और जैसे ही उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा तो इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। पीएन संधि डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं इतनी बात, ये बेसिक इतनी बात हम जानते हैं। यहाँ पे हमने अभी बताया हुआ है, क्या बताया था जी, हमने यहाँ पे बताया था ना, हमने क्या बताया था कि उत्क्रम अभिनति की स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होता है जब P भाग को ऋण टर्मिनल से जुड़े होते हैं। तो यही तो बात हमने यहाँ पे, यही बात हम कह रहे हैं कि जैसे ही ये P भाग है वो ऋण टर्मिनल से जुड़ा, तो इसका मतलब जो संधि डायोड है वो उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा, जिससे कोई भी धारा प्रवाहित, जो प्रतिरोध का सिरा CD है इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो यही बात लिखा गया है। तथा जब प्रतिवर्ती बोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का AB के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, इसे संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में होता है, जिसके कारण प्रतिरोध CD से धारा प्रवाहित नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इतना समय दिया, आसानी से एक एक पॉइंट हमने बताया है आपको सोच समझ के। मैं आशा करता हूं दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त, तब जाकर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 बार हमने कह दिया दोस्त, अभी तक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए भैया, क्या दिक्कत है आपको? अगर आप सपोर्ट कर देंगे, कभी भी किसी का अच्छा करने से या भला करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती दोस्त, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, एक और बात मैं बता दूं आपको कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे ना तो मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइबर से पैसे नहीं मिलते दोस्त, बट मैं चाहता हूँ कि इतना मेहनत किया जा रहा है तो हमसे भी स्टूडेंट अच्छे से जुड़े रहें, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, मैं देखता हूँ कि हमेशा कमेंट करते हैं वो, ठीक है ना। तो मैं दिल से उनके लिए बहुत मैं दिल से दुआ भी करूंगा, प्रार्थना करूंगा आप सभी कि अच्छे नंबर से आप पास हो। मेहनत करते रहिए दोस्त, कभी भी हार नहीं मानना है हमें, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात, ये हमारा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति है जो हमारा कंप्लीट हो गया। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे ना। देखिए ये 3 भाग में है, फर्स्ट ये ले लीजिए, ठीक है ना, ले लीजिए अच्छे से, ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अब हमारा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति देख लिया हमने। अब आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, मतलब पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए और इसकी कार्यविधि लिखिए। चलिए अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब ये क्या करता है, ये जस्ट उसके सब कुछ अपोजिट करेगा। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण होता है, उपकरण मतलब मशीन होता है, यंत्र होता है जो प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है। मतलब सिंपल सी बात है ना, ये भी क्या करेगा, अल्टरनेट जो करंट है उसको क्या करेगा, डीसी डायरेक्ट करंट में क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है ना।
पूर्ण तरंग डिस्टिकारी एक मशीन है जो क्या करता है, प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, इसमें याद रखेंगे पूर्ण तरंग डिस्टिकारी में लगातार धारा प्रवाहित होगी, परंतु याद रखेंगे अर्ध तरंग डिस्टिकारी में ना, अर्ध तरंग डिस्टिकारी जो है इसमें लगातार धारा प्रवाहित नहीं होती है। धनात्मक अर्धचक्र में तो धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु जैसे ही ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तो ये जो माइनस हो जाएगा, जिसके कारण इससे धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो कभी होगा कभी नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। परंतु ऋणात्मक जो ये पूर्ण तरंग डिस्टिकारी है इसमें लगातार धारा प्रवाहित होगा। तो कैसे होगा अब ये हम बता रहे हैं आपको। परिभाषा आपने समझ लिया, ठीक है जी, परिभाषा समझ लिया। तो अब यहाँ पे आते हैं पूर्ण तरंग डिस्टिकारी का परिपथ की बनावट। अब इसकी बनावट कैसी है वो हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक हम पहले यहाँ पे बता दे रहे हैं, फिर पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। देखिए ये प्राथमिक कुंडली है, ये बात आप समझ गए हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रतिवर्ती धारा स्रोत AC को हमने जोड़ा हुआ है, जिसे हमने प्रतिवर्ती निवेशी बोल्ट का नाम दिया है, ठीक है ना। अब इसके पास प्राथमिक कुंडली के पास एक द्वितीय कुंडली है जो है S। तो द्वितीय कुंडली जो AB है, इससे में देखिए द्वितीय कुंडली को एक यहाँ पे PN संधि डायोड D1 है और एक यहाँ पे भी देखेंगे PN संधि डायोड D2 है। तो हमने द्वितीय कुंडली को दो PN संधि डायोड D1 और D2 से जोड़ा हुआ है, और इसी में एक हमने प्रतिरोध को भी जोड़ा हुआ है। मतलब मोस्टली अगर अच्छे से समझे तो प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ा हुआ है, और द्वितीय कुंडली को दो PN संधि डायोड D1 व D2 से जुड़े हैं तथा एक प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं। यही इसकी क्या है, बनावट है। तो हमने ऐसा ही लिखा है कि इसमें प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। प्राथमिक कुंडली को प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। द्वितीय कुंडली को दो PN संधि डायोड D1 और D2 से जोड़ दिया जाता है। द्वितीय कुंडली जो है इसको D1 और D2 जो PN संधि डायोड है इससे जोड़ दिया जाता है, तथा P अर्धचालक को P अर्धचालक से जोड़ देते हैं और N अर्धचालक को N अर्धचालक से जोड़ देते हैं। ये हमने नहीं बताया। देखिए ये हमारा जानते हैं, एक ये तीर के तरह दिखाई दे रहा है, ये P हमारा अर्धचालक है, और ये एक जो हमारा रेखा है ये क्या है, ये N अर्धचालक है। तो देखिए P अर्धचालक है, अगर हम इसको देखें इस तरीके से आएगा तो देखिए ये भी तो P से जुड़ा है ना, तो P अर्धचालक को P अर्धचालक से हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, और जो N अर्धचालक है इसको हमने क्या किया है, N अर्धचालक से जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो वही बात कहा गया है कि P अर्धचालक को P अर्धचालक से जोड़ देते हैं, N अर्धचालक को N अर्धचालक से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और द्वितीय कुंडली के पास एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, और द्वितीय कुंडली है इसमें एक हमने क्या है ना, प्रतिरोध भी हमने जोड़ दिया है, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आपने समझ लिया बेसिक। अब हम इसकी कार्यविधि समझेंगे कि कैसे कार्य करता है जी। देखिए इतना बड़ा ये कार्यविधि है। अब मैं आपसे कहूंगा कि रट कर याद कीजिए तो होगा जी याद, नहीं होगा दोस्त, नहीं होने वाला। होगा तो एग्जाम में जाएंगे डरे हुए होंगे तो भूल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप समझ जाएंगे ना तो वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो यूं ही याद हो जाएगा। तो समझने पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। अच्छा, हमने अभी आपको बताया कि जब जो क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा स्रोत से हम जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तरीके से प्रवाहित होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। ये प्रथम अर्धचक्र है, ये प्रथम हमारा पूर्ण चक्र है। तो ये हमारा अर्ध चक्र है, जो कि ये हमारा आधा चक्र है, फिर से ये हमारा आधा चक्र है। यही ना दो चक्र हैं जी। तो समझिएगा, जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली में प्रतिवर्ती धारा स्रोत से हम प्रवाहित करते हैं, तो जब प्रतिवर्ती धारा स्रोत के धनात्मक अर्धचक्र होता है, मतलब यहाँ से यहीं तक अभी गया होता है, धनात्मक अर्धचक्र में जो द्वितीय कुंडली का जो AB सिरा है, तो AB सिरा सबसे पहले धनात्मक अर्धचक्र में क्या हो जाता है, समझिएगा। धनात्मक अर्धचक्र होगा ना, तो धनात्मक अर्धचक्र में जो AB सिरा होगा तो A वाला क्या हो जाता है, पहले प्लस हो जाता है और नीचे वाला माइनस हो जाता है। होता है कि नहीं? अभी हमने पीछे भी देखा है कि धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का जो AB सिरा है, ऊपर वाला धनात्मक नीचे वाला ऋणात्मक हो जाता है। इतना हमने देखा। जैसे ये धनात्मक हुआ तो देखिए ये P से जुड़ा है, तो धनात्मक हुआ तो इसका मतलब ये अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य करेगा। अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाएगा D1 डायोड। परंतु ये वाला देखिए माइनस है, तो माइनस P से जुड़ा हुआ है। PN संधि डायोड जो D2 है ये माइनस हो गया है। तो जब P भाग माइनस से जुड़ा होता है तो ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करेगा। उत्क्रम अभिनति,
उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करेगा। तो जैसे ही जो पीएन संधि डायोड का मतलब जो D1 जो पीएन संधि डायोड है ये अगर प्लस से जुड़ा है तो ये अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य करेगा। तो जैसे अग्र अभिनति की स्थिति में कार्य करेगा इसका मतलब इसमें से धारा प्रवाहित होगा। तो देखिए D1 से धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, D1 से तो धारा प्रवाहित होता है, यहाँ से निकल जाएगा धारा, परंतु D2 से धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा। पहली इतनी बात आप समझे या नहीं? इतना बात हमने क्या अभी तक बताया है? हमने यही बताया है कि जब प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर वाला धनात्मक नीचे वाला ऋणात्मक होगा। तो यदि ये धनात्मक हुआ तो D1 जो है वो अग्र अभिनति की स्थिति में होगा जिससे धारा प्रवाहित होने लगेगी, परंतु D2 जो है ना ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए इससे धारा प्रवाहित, इससे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो फिर भी एक से तो D1 से धारा प्रवाहित हो ही रही है। तो पहले हम इतनी बात यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का AB सिरा क्या होता है? AB के सापेक्ष क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। AB यहाँ पे क्या रहेगा? AB के सापेक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? प्रतिवर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का जो AB के सापेक्ष क्या होता है? धनात्मक हो जाता है। समझ रहे हैं ना? प्रतिवर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का जो AB सिरा है वो धनात्मक हो जाता है। अब जैसे ही धनात्मक होगा जिसके कारण जो क्या होता है? संधि डायोड जो D1 है वो अग्र अभिनति की स्थिति में होता है, जिसके कारण D1 से धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे धारा रहेगा, धारा प्रवाहित होती है। यहाँ तक समझ लीजिए। तो यही बात हमने कहा कि जे मतलब प्रतिवर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है, जिसके कारण जो D1 धारा जो है D1 पीएन संधि डायोड D1 है वो अग्र अभिनति की स्थिति में होगा जिससे धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। अब समझिएगा, इतना हमने बता दिया ना। फिर से यहाँ पे लिखा गया है तथा D2 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है जिसके कारण D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ तक समझिएगा। परंतु जो D2 है ये ऋणात्मक होता है ना, तो D2 जब D2 में देखिए P भाग ऋणात्मक से जुड़ा है, इसका मतलब D2 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होगा जिससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखा गया है इसी प्रकार निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में, ठीक है ना, कुंडली का। आप समझिएगा, ये अभी आपको समझा रहा हूं आगे, इतना आप समझ गए ना। अब देखिए, अब फिर से अब जैसे ही प्रतिवर्ती धारा का मतलब प्रतिवर्ती धारा का ऋणात्मक अर्धचक्र स्टार्ट होगा, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा? ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा ना, द्वितीय कुंडली का सिरा जो AB है, द्वितीय कुंडली का सिरा जो AB है वो क्या हो जाता है? द्वितीय कुंडली का सिरा जो AB है वो क्या हो जाता है? वो ऊपर वाला ऋणात्मक हो जाता है, नीचे वाला धनात्मक हो जाता है। तो जैसे ही ऊपर वाला ऋणात्मक होगा तो अब ये किस तरीके का व्यवहार करने लगेगा? अब ये उत्क्रम अभिनति की स्थिति में कार्य करने लगेगा और ये अग्र अभिनति की स्थिति में होगा कि नहीं होगा जी? इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर वाला अब ये माइनस से जुड़ गया ना, तो इसका मतलब D1 है वो अब अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाएगा। किसके जी? उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाएगा। और नीचे वाला जो D2 है वो अब अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाएगा, अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाएगा, जिसके कारण अगर उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो गया तो इसका मतलब इससे तो धारा D1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, परंतु D2 जो है वो अब अग्र अभिनति की स्थिति में हो गया है, इसके वजह से इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो यही बात हम कहेंगे कि प्रतिवर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण D1 मतलब पीएन संधि डायोड D1 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में होता है जिससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु D2 अग्र अभिनति की स्थिति में होता है जिसके कारण D2 से धारा प्रवाहित होती है। तो यही बात फिर से हमने लिखा है कि इसी प्रकार निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली के सिरा AB के सापेक्ष क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण D1 उत्क्रम अभिनति की स्थिति में हो जाता है जिससे D1 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। D1 से धारा प्रवाहित नहीं होगी,
परंतु D2 अगर अभिनति की स्थिति में होता है, इसलिए D2 से धारा क्या होती है, धारा प्रवाहित होती रहती है। अतः पूर्ण तरंग दृष्टिकारी लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है। देखिए, अतः इससे पूर्ण लगातार धारा प्रवाहित होती रहेगी। धनात्मक अर्धचक्र अगर होगा तो D1 से धारा प्रवाहित होती रहेगी, और जैसे ही ऋणात्मक चालू होगा तो D1 से नहीं, अब D2 से धारा प्रवाहित होने लगेगी। मतलब नहीं कहते हैं कि एक दो व्यक्ति हैं तो एक जब कमा रहे हैं तो एक बैठे हुए हैं, जैसे ही ये कमाना बंद कर दिए तो ये दूसरा जो व्यक्ति है ये कमाना स्टार्ट कर दिए, तो इसका मतलब लगातार कमाई हो रही है। तो यही बातें हैं जी दोस्त। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी बात आपको आसानी तरीके से समझ में आई होंगी। ये इतना इजी टॉपिक नहीं है दोस्त, अगर आपको समझ में आ गया ना तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है, और शुक्र है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं तो ये बहुत ही हार्ड टॉपिक होते हैं। बट फिर भी मैंने आशा किया है मैं उस तरीके से इजी वे में समझाने का प्रयास किया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि समझ में आया है तब बहुत ही अच्छी बात है, मैं दिल से खुश हूँ। तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ले लिए होंगे, बहुत ही अच्छी बात है जी। इसका भी ले लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी हमारा कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि वीडियो अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का फिजिक्स का भी लिंक हमने दे दिया है और केमिस्ट्री का भी लिंक हमने दे दिया है। वहाँ से जाकर आप सभी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।